नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी जो पहली क्लास है करंट अफेयर सीरीज में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के जितने भी कैंडिडेट्स सीरियस तैयारी कर रहे हैं आप में से, तो करंट अफेयर को पूरा ईयरली जनवरी से बिल्कुल एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक आपकी ये एमसीक्यू सीरीज चलेगी, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको समाहित किया जाएगा और उनका एक व्यापक विश्लेषण, एक व्यापक एनालिसिस आप लोगों के सामने रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो कंटिन्यूस रूप से इस लेक्चर से आप लोग जुड़े रहिए, ताकि आपका पूरा एक करंट अफेयर प्रॉपर वे में जनवरी 2023-24 से लेकर के आगे मार्च, अप्रैल, फरवरी तक जब भी आपका किसी स्टेट का एग्जाम होगा, किसी का यूपीएससी का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी सीरीज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयार हो जाएगी। तो आज हमारी ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये एमसीक्यूज आपके जनवरी महीने के मंथली करंट का है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित एक्सपो सेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अभी रिसेंट में ही आपके एक जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसने एक्सपो सेट को लॉन्च किया है। ये एक प्रक्षेपण वो यान है और इस यान के संदर्भ में आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा और कौन से कथन सही हैं, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि इस उपग्रह में मुख्य पेलोड पोलिक्स, जिसे हम एक्स किरण में ध्रुवमापी उपकरण तथा एक्स स्पेस या एक्सरे स्ट्रेटोस्कोपी और समय मौजूद है। इसका पूरा नाम है एक्सरे स्ट्रेटोस्कोपी एंड टाइम मौजूद है। पहला स्टेटमेंट आपका ये हो गया। दूसरा है कि इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, हमें इन चीजों पर बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि आपका जो एक्सपो सेट है, इसको जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया PSLV C58 के द्वारा। आपको एक तो ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, किसके द्वारा इसको छोड़ा गया या लॉन्च किया गया, इसको फोकस करिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे PSLV का नाम भी पूछ लेता है कि किस PSLV से इसको लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्चिंग किया गया था इसको 1 जनवरी 2024 को। तो टाइम भी आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2024 को एक्सपो सेट को लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसको लॉन्च कहां से किया गया, तो आपके आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि एक्सपो सेट को कौन से PSLV से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, कहां से लॉन्च किया गया। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी चीज ये है कि इस एक्सपो सेट में मुख्य रूप से दो ही पेलोड है, एक का नाम है पोलिक्स और दूसरे का नाम है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेक्ट, है ना। तो ये एक जो है ये एक्सरे में ध्रुवमापी उपकरण है और दूसरा जो है आपका ये आपका टेलीस्कोप और टाइम के लिए लॉन्च किया गया। तो ये दो मुख्य पेलोड है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल, देखिए ध्यान से समझ रहे हैं इन शब्दों को, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए, भारत पहला देश नहीं है, इससे पहले नासा एक मिशन यहाँ पर लॉन्च कर चुका था। तो नासा के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। तो नासा ने एक इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर यानी कि IXPE नाम से एक मिशन लॉन्च किया था। तो अमेरिका जो होगा वो पहला देश
बन गया है ब्लैक होल की जानकारी और नक्षत्र वेधशालाओं की जानकारी के लिए, तो फर्स्ट कंट्री आपका अमेरिका हो जाएगा और सेकंड कंट्री आपका अब इंडिया हो गया, क्योंकि इंडिया विश्व का पहला नहीं बल्कि दूसरा देश बन गया है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो केवल एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से इसको पूरा तैयार करके जाना, क्योंकि एक चीज और याद रखना कि ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी ये भारत का पहला प्रयास है ना, पूरे विश्व में भारत पहला देश नहीं बना है, भारत का पहला प्रयास है। और पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि पहला प्रयास किसका है तो वो आपके यूएसए का है। नासा ने सबसे पहले IXP नाम से एक मिशन लॉन्च किया था जिसका पूरा नाम था इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। तो अमेरिका फर्स्ट कंट्री हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में और इंडिया सेकंड कंट्री हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने ये पहला प्रयास किया है जहां पर इंडिया ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो स्टेटमेंट पहला सही है। सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आरबीआई ने गैर निष्पादित पर संपत्ति, देखिए गैर निष्पादित पर संपत्ति को हम लोग बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के संदर्भ में आंकड़े जारी किए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एनपीए के बारे में भी रिसेंट में आरबीआई के क्या फिगर्स आए उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए आरबीआई के अनुसार कोई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कृषि के लिए यदि एक शस्य ऋतु के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो यहां पर हमें फोकस जो करना है ना मेन रूप से एनपीए पर करना है। तो एनपीए जो होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अगर हम डेब्ट के बारे में, ऋण के बारे में इसकी बात करते हैं कि ऋण के मामले में अगर किसी संपत्ति से 90 डेज तक कोई भी आउटकम नहीं मिलता है, यानी कि 90 दिन तक उस परिसंपत्ति से कोई आय अर्जित नहीं होती है, तो ऋण के मामले में उस संपत्ति को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है कि आरबीआई के अनुसार कोई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहां पर राइट हो जाएगा। सेकंड क्या है कि कृषि के लिए यदि एक शस्य ऋतु के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है। अगर सामान्य लोन की हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन के मामले में वो 90 दिनों तक अगर लोन नहीं चुकाता है या लोन पर जो इंटरेस्ट बना उस इंटरेस्ट को बैंक को नहीं पे करता है तो ऐसी संपत्ति जो है वो एनपीए घोषित कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर लोन की बात करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर लोन जो होता है इसमें एनपीए कब घोषित किया जाता है, तो यहां पर जो ऑप्शन में दे रखा है ना कि एक शस्य ऋतु के लिए, तो एक नहीं बल्कि बैंक जो है वो 2 मौसमी फसलों के लिए, यानी कि ठीक है 2 शस्य फसलों के लिए जब तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 2 फसलें या 2 ऋतुएं निकल जाएंगी उसके बाद में अगर इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है तो ऐसे ऋण को भी हम क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर के मामले में एनपीए की डेफिनेशन देखा जाए तो आप कहना कि कृषि के लिए 2 शस्य ऋतु के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो ऐसे ऋण को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो यहां भी स्टेटमेंट सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा और स्टेटमेंट सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये एनपीए के बारे में थोड़े से फिगर देखिए। एक होता है आपका परफॉर्मिंग एसेट निष्पादित परिसंपत्ति और एक होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इससे क्या होता है कि टाइम टू टाइम बैंक को लोन पर इंटरेस्ट मिलता रहता है जिससे वो उसकी परफॉर्मिंग एसेट बनी रहती है, उससे उसको आय होती है। ठीक है, इनकम होना बंद नहीं होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का उल्लेखनीय
उपलब्धि के साथ वर्ष 2024 का स्वागत किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एक साथ 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है दोस्तों, वो बनाया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात में 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार किया गया और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, आज तक इतना बड़ा सूर्य नमस्कार कहीं पर आयोजित नहीं किया गया, इसलिए इसको अब रिसेंट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। जनवरी की घटना है ये। ठीक है, और इन्होंने स्टार्टिंग में जनवरी का स्वागत किया सूर्य नमस्कार के साथ में। यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि इन 108 स्थानों पर आपने एक टेंपल का नाम सुना होगा, मोढेरा सूर्य मंदिर। तो मोढेरा सूर्य मंदिर भी इन 108 स्थानों में शामिल है। तो मोढेरा सूर्य मंदिर से भी आपसे नॉर्मली कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोढेरा सूर्य मंदिर जो है इसकी शैली किस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर सोलंकी चालुक्य शासकों का शासन रहा था, तो चालुक्य शैली में बना हुआ मंदिर है ये। और गुजरात में एक जगह पड़ती है महसाना गुजरात, वहां पर स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था वो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने 1026-27 ईस्वी में। ये यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? बी हो जाएगा कि 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो किस स्टेट ने, किस राज्य ने बनाया? तो वो गुजरात है। तो गुजरात ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है इस बार। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत एवं अन्य किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2024। तो देखिए डिजर्ट साइक्लोन 2024 किसके, कौन कौन सी कंट्री के बीच में कंबाइंड रूप से साझा किया जाता है? तो एक तो आपका इंडिया हो गया, भारत के अलावा भारत और किस देश के साथ में इस सैन्य अभ्यास को आयोजित करता है? तो यहां पर आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके साथ में डिजर्ट साइक्लोन 2024 आपका किया गया। और इसका जो आयोजन इस बार किया गया वो राजस्थान में थार रेगिस्तान में हुआ। तो ये राज्य का भी नाम पूछ सकता है कि थार रेगिस्तान, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि इसमें इसका जो आयोजन था वो 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में किया गया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दोनों जो देश हैं वो अपने शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उन पर रणनीति बनाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ से कई बार जितने भी हमारे अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अगर डिजर्ट साइक्लोन पूछा जा रहा है तो यूएई के साथ, इंडिया के साथ में, डिजर्ट हमारा इंडिया में थार रेगिस्तान में है, थार रेगिस्तान आपका राजस्थान में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ये चीजें बस आपको याद रखनी है, काफी फैक्चुअल सवाल है ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस, कौन सा? क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने ओसिरिस अपेक्स नामक मिशन लॉन्च किया है? ओसिरिस अपेक्स मिशन किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये किसकी स्टडी से संबंधित है? तो एक चीज याद रखना, ये क्षुद्र ग्रहों की स्टडी से संबंधित है। क्षुद्र ग्रह को ही इंग्लिश में हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं कि एस्टेरॉइड्स की स्टडी करने के लिए ओसिरिस अपेक्स मिशन किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए पृथ्वी के पास से 2029 में एक एस्टेरॉइड गुजरेगा। ठीक है, तो इसकी स्टडी के लिए अमेरिका ने, यानी कि यूएसए के नासा ने ये मिशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है?
यूएसए के नासा ने, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2029 में पृथ्वी के पास से ये क्षुद्र ग्रह गुजरेगा, और इसका जो पूरा नाम है वो भी यहां पर आप याद रखना, उत्पत्ति, स्पेक्ट्रल, व्याख्या, संसाधन पहचान, और सुरक्षा। एपोफिस, एक्सप्लोरर। ठीक है, ये इसका फुल नाम हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये अमेरिका के द्वारा किसकी स्टडी करेगा? क्षुद्र ग्रहों की। तो थोड़ा सा हम लोग क्षुद्र ग्रहों के बारे में भी जान लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह हमारे जो एस्टेरॉइड्स ये क्या है। तो देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है आपका मार्स, मंगल, और एक है आपका जुपिटर। तो इन दोनों के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, या कुछ छोटे छोटे पिंडों की एक पेटी पाई जाती है। इन्हीं को हम लोग एस्टेरॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से एक एस्टेरॉइड जो है वो 2029 में अर्थ के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा। तो उसकी स्टडी के लिए अमेरिका ने यह प्रयास किया है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठा योजना, इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी होती है, जितनी भी स्कीम होती है, उनसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। तो श्रेष्ठा योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इनमें से ये किसकी एक पहल है? ठीक है, तो थोड़ा सा श्रेष्ठा योजना के बारे में जान लो कि श्रेष्ठा योजना जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है, और इसमें लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए, किसके लिए ये याद रखना है, 10th के स्टूडेंट्स के लिए या हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय सुविधा या आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तो श्रेष्ठा योजना किससे संबंधित है? हाई स्कूल विद्यार्थियों या छात्रों की आवासीय शिक्षा से। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी सबसे अच्छे निजी क्षेत्र के यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बोर्डिंग्स स्कूल हैं, उनमें बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए, और ऐसी कैटेगरी के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुधार करना या उत्थान करना भी इसका उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्यों की अगर बात की जाए कि श्रेष्ठा योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो पहला तो यही कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हाई क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा है एससी के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना। ठीक है, तो ये जो योजना है वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश ने वैज्ञानिक अन्वेषण में, साइंस रिसर्च में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत मेगजियांग प्रस्तुत किया था? तो पहली बार अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत मेगजियांग किसने शो किया या प्रस्तुत किया? तो ये चाइना का एक पोत है, और इसका चाइनीज लैंग्वेज में जो नाम होगा वो ड्रीम हो जाएगा, है ना। तो मेगजियांग को इंग्लिश में हम ड्रीम कहते हैं, ठीक है, सपना, और चाइनीज लैंग्वेज में ड्रीम को ही क्या कहा जाता है? मेगजियांग कहा जाता है। तो ये एक चीन का क्या है? ड्रिलिंग पोत है, शिप है, जो
बहुत अभूतपूर्व महासागर के लिए अच्छा कदम है चाइना का। तो ये याद रखना कि इसका चाइनीज लैंग्वेज में जो नाम होगा वो ड्रीम हो जाएगा। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किस देश की खनिज कंपनी कैमयेन के साथ लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण के लिए समझौते में प्रवेश किया है? तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी ब्राजील। तो अभी भारत ने किस कंट्री के साथ में लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है? तो ये याद रखना कि अभी इंडिया ने रिसेंट में ही अर्जेंटीना के साथ में, किसके साथ में? अर्जेंटीना के साथ में भारत के खनन मंत्रालय ने, और भारत में जो कंपनी काम करती है इस चीज के लिए उसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और अर्जेंटीना की जो कंपनी है उसका नाम है कैमयेन। क्या नाम है उसका? कैमयेन। तो इन दोनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया है लिथियम के भंडारों के लिए। तो एक तो ये याद रहेगा। दूसरी चीज आपको लिथियम के बारे में भी जान लेना है कि लिथियम क्या है। तो लिथियम को ही हम लोग स्वर्ण, श्वेत स्वर्ण भी कहते हैं ना। लिथियम श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और आवर्त सारणी का सबसे हल्का पदार्थ है ये। आवर्त सारणी का सबसे हल्का पदार्थ भी क्या है आपका? लिथियम है। तो इसके अलावा भारत ने चिली के साथ में भी संभावित अन्वेषण, निष्कर्ष और व्यवसायीकरण के लिए चिली की एक कंपनी है इनामी। तो इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तो किया ही किया है। अर्जेंटीना के अलावा चिली की इनामी कंपनी के साथ में, इनामी कंपनी के साथ में भी लिथियम को लेकर के एक समझौता किया है। तो चिली और अर्जेंटीना ये दोनों कंट्री जो है आपकी, ये आपके साउथ अमेरिका में है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना कि भारत ने अर्जेंटीना के अलावा दक्षिणी अमेरिका के किस और देश के साथ में लिथियम भंडारों के आवंटन, उसके अन्वेषण, उसके व्यवसायीकरण और उसके प्रेक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो आपकी दो कंट्री हो गई, अर्जेंटीना और दूसरी चिली। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो अर्जेंटीना होगा, ए आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जनवरी 2024 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक मानव संसाधन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका रश्मि गोविल, श्रीमती एनजे कृष्णा, गीतिका मेहता और नीना सिंह। इनमें से किसको अभी रिसेंट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की निदेशक बनाया गया है? तो ऑप्शन क्या क्या है आपके? रश्मि गोविल, श्रीमती एनजे कृष्णा। देखिए एनजे कृष्णा जो है ये इनसे पहले की भूतपूर्व निदेशक हैं, और दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है नोएडा, यहाँ इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में नई जो इसकी निदेशक बनाई गई हैं वो रश्मि गोविल है। तो रश्मि गोविल को ही इसका क्या किया गया है? निदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरी चीज गीतिका मेहता जो है इनको अभी हाल ही में निविया इंडिया ने, आपकी स्किन केयर क्रीम बनाने वाली एक कंपनी है निविया इंडिया, तो इन्होंने अपनी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, यहाँ की ये प्रबंध निदेशक हो जाएंगी। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ याद रखने की। एनजे कृष्णा जो थी आपकी वो भूतपूर्व निदेशक थी, रश्मि गोविल अभी नवनियुक्त यानी कि नई निदेशक नियुक्त की गई है, अपॉइंट की गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि गोविल हो जाएगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन है? तो रश्मि गोविल है। इनसे पहले का नाम पूछा जाए तो एनजे कृष्णा है, और गीतिका मेहता को निविया इंडिया ने अपना अभी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया था? तो दिव्य कला मेला 2023, ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो गुजरात के सूरत में किया गया था। और दिव्य कला मेला जो है ये जितने भी
दिव्यांगजन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट तक उनका व्यवसाय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है दिव्य कला मेला। तो ये भारत सरकार की एक पहल है जिसमें हम लोग दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित किए गए प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म के द्वारा सेल करते हैं ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट इस मेले के माध्यम से। तो ये सरकारी क्या हो जाएगा, एक सार्वजनिक रूप से अवसर प्रदान करती है कि भाई उनका जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो स्किल्स हैं, ये भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। इसके लिए भारत सरकार दिव्य कला मेले का आयोजन किया गुजरात के सूरत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ठीक है, DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इस किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी कि DRDO की जो स्थापना है वो पूछी गई है। तो DRDO की जो स्थापना हुई थी वो मैं एक बार बता देता हूं, 1 जनवरी 1958 में की गई थी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1958 से लेकर के 1 जनवरी 2024 तक इसने जो अपना स्थापना दिवस मनाया है वो इसका 66वां स्थापना दिवस था। कौन सा हो जाएगा, 66वां स्थापना दिवस। ये याद रखना कि 1 जनवरी को ही इसकी स्थापना की गई, 1958 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1958 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो DRDO है वो भारत के रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और एक विकास शाखा है ना, ये याद रखना, रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए PM विश्वकर्मा योजना जो है वो कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे सितंबर 2023 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। और इस परियोजना के तहत जितने भी कामगार हैं, जितने भी अपने हाथ से जो सामान बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले जो भी लोग हैं, हस्तशिल्प उद्योग में जो अपने हाथ से निर्मित वस्तुएं हैं, उनको बेचने के लिए वो PM विश्वकर्मा योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 फेजेज में जाकर कंप्लीट होगा, जिसमें आपको अपने बायोमेट्रिक तरीके से भी रजिस्ट्रेशन की सारी सुविधाएं उसमें दी गई हैं। तो सितंबर 2023 में भारत सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया, लेकिन सबसे पहले चाहे वो राज्य हो, चाहे वो UT हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, उन सब में पूरे भारत में सबसे पहले इसको लागू करने वाला जो राज्य है वो J&K हो गया, आपका जम्मू और कश्मीर हो गया। तो जम्मू कश्मीर ने PM विश्वकर्मा योजना को सबसे पहले लागू किया है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपका, हाल ही में जनवरी 2024 किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू किया है, ठीक है। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इन 4 में से सबसे पहले देखिए, अगर जिसने भी थोड़ा भी रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा कि रानी दुर्गावती जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में एक रियासत पड़ती थी उस समय, जबलपुर। तो जबलपुर के पास में जो रियासत थी उस रियासत का नाम था गढ़ा राज्य, ठीक है। तो यहां से इनका संबंध है और यहां इनका विवाह हुआ था राजा दलपत शाह के साथ में, एक राजपूत शासक थे दलपत शाह, तो इनके साथ में इनका विवाह हुआ। किंतु जब इनकी डेथ हो गई तो ये दलपत शाह को भी एक संग्राम सिंह नामक गोंड शासक ने क्या किया था, गोद लिया था। इनको क्या किया, गोद लिया था, किसने, गोंड शासक संग्राम सिंह ने। तो जब इनकी डेथ हो गई तो मुगल साम्राज्य से रानी दुर्गावती ने यहां पर टक्कर ली और रानी दुर्गावती ने अपने पूरे जीवन काल में 52 छोटे बड़े युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े इन्होंने, 52 टोटल युद्ध लड़े, जिनमें से 16
सबसे बड़े युद्ध थे और इनमें से मात्र ये एक युद्ध हारी और 51 युद्धों में ये अपराजय रही। ठीक है, इसलिए रानी दुर्गावती को उनकी वीरता और उनके शौर्य के लिए याद किया जाता है। तो इन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लॉन्च की है। तो क्या आंसर होगा इसका? बी हो जाएगा। तो रानी दुर्गावती से संबंधित फैक्ट्स आप इतिहास में पढ़ते होंगे। तो इनका संबंध किस राज्य के, किस जिले की, किस रियासत से था? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में गढ़ा रियासत में दलपत शाह नामक राजा से इनकी शादी हुई और दलपत शाह को भी गोंड शासक संग्राम सिंह ने गोद लिया था क्योंकि उनके अपनी कोई संतान नहीं थी। उसके बाद में जब इनका विवाह रानी दुर्गावती से हुआ तो कुछ वर्ष पश्चात इनकी डेथ हो जाती है और उसी समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। तो रानी दुर्गावती ने मुगलों से काफी युद्ध लड़े। ठीक है, ये याद रखना है कि इनका जो संघर्ष चला वो किनके साथ में या किसके विरोध में चला? तो मुगलों के विरोध में, क्योंकि मुगल जो थे वो पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन लेना चाहते थे और जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली उनके साथ में उन्होंने मैत्री पूर्वक व्यवहार किया और जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने उनको साम दाम दंड भेद की नीति से या युद्ध की नीति से उनको पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपको, जनवरी 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ का मतलब है कि जो बर्फीले क्षेत्रों में तेंदुए पाए जाते हैं, इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा अनसिया होता है। ठीक है, तो इसको अभी अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। तो पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है? किर्गिजिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इन 4 देशों में से किर्गिजिस्तान ने इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, ये याद रखना। और हिम तेंदुए को घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? घोस्ट ऑफ द माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा, क्योंकि पैंथर जाति का ये एक जीव है, पैंथेरा अनसिया, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसी को घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जा रहा है और किर्गिस्तान ने इसको अभी अपना क्या किया है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको घोषित किया गया। तो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के उत्पादों काला नूनिया चावल, कोडियाल साड़ी और टांगाई साड़ी ने प्रतिष्ठित जीआई टैग भौगोलिक संकेत इन 3 उत्पादों को दिया गया है? और ये 3 उत्पाद जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। देखिए नाम से पता चल रहा होगा, काला नूनिया चावल, काला नूनिया चावल। तो इसके लिए हमारे वेस्ट बंगाल में एक जिला पड़ता है जलपाईगुड़ी। तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका कि कोडियाल साड़ी और टांगाई साड़ी जो है, तो कोडियाल साड़ी और टांगाई साड़ी ये मुर्शिदाबाद में एक जगह पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल में ही, मिर्जापुर, वहां की फेमस है। तो इन तीनों प्रोडक्ट को क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट है वो सुंदरवन का शहद है, जो कि यहाँ के मौली समुदाय के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। सुंदरवन के डेल्टा या वनों से मौली समुदाय जो शहद इकट्ठा करता है उस शहद को सुंदरवन शहद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन शहद के नाम से जाना जाता है। और सुंदरवन शहद को पश्चिम बंगाल वन विकास लिमिटेड मोबन ब्रांड के नाम से भी बेचती है ना।
किस नाम से बेचती है? मॉबन ब्रांड के नाम से इसको सेल किया जाता है। तो ये भी यहाँ का एक लोकल प्रोडक्ट है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि इसके अलावा टांगाई साड़ी है, और टांगाई साड़ी के अलावा यहाँ पर एक साड़ी और मिलती है, गोरान साड़ी, इसी क्षेत्र में पाई जाती है आपकी मुर्शिदाबाद वाले में। तो इनमें से काला नूनिया चावल, कोडियाल साड़ी और टांगाई साड़ी, इन तीन को क्या किया गया? भौगोलिक संकेत दिया गया है। और ये तीनों किससे संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में काला नूनिया चावल का उत्पादन होता है। टांगाई साड़ी और गोरान साड़ी जो है वो आपकी मुर्शिदाबाद में बनाई जाती हैं। अगला सवाल है आपका, नौसैनिक अभ्यास मिलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका वर्ष 2024 का संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा और कौन से सही हैं? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों। देखिए, मैं मिलन 2024 के बारे में आपको बता देता हूं कि मिलन 2024 जो है, इसका रिसेंट में जो आयोजन किया गया, ये विशाखापत्तनम में ही किया गया, आंध्र प्रदेश में। इससे पहले भी 2022 में, तो 2022 में भी इसका आयोजन जो किया गया था वो भी विशाखापत्तनम में किया गया था। और ये मिलन एक्सरसाइज जो है, मिलन अभ्यास, ये वार्षिक रूप से इसका आयोजन नहीं किया जाता है। इसका आयोजन 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, इसीलिए ये द्विवार्षिक अभ्यास है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है कि द्विवार्षिक अभ्यास है ये। और भारत ने इस अभ्यास को पूर्व की ओर देखो नीति के रूप में शामिल किया था। पूर्व की ओर देखो पॉलिसी, लुक ईस्ट एक्ट पॉलिसी है ना। लुक ईस्ट एक्ट पॉलिसी। और इस अभ्यास में हमारे 4 कंट्री शामिल होते हैं भारत के साथ साथ, जिनमें इंडोनेशिया, सिंगापुर हो गया, सिंगापुर के अलावा आपका थाईलैंड हो गया, और थाईलैंड के अलावा श्रीलंका हो गया। तो ये 4 देशों की नौसेनाएं इस अभ्यास में शामिल होती हैं हर 2 साल में। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये यहीं पर रॉन्ग हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इनको विस्तृत तरीके से पढ़ते जाइए, कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पर रॉन्ग कर दे, कहाँ इसको सही तरीके से पूछ लिया जाए, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है आपको। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रानी वेलु नचियार वे तमिलनाडु के रामानाथपुरम के रामनाथ साम्राज्य की राजकुमारी थी। उन्हें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो हैं, इनको हम लोग वीर मंगई के नाम से भी जानते हैं। इनका जो नाम था, दूसरा नाम, वो वीर मंगई था। तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थी या कहां से संबंधित थी, इसके बारे में बात हमें करनी है। तो देखो, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है रामानाथपुरम, और रामानाथपुरम में रामनाथ साम्राज्य है, ये वहां की राजकुमारी थी। तो स्टेटमेंट ए तो हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद में दूसरा है कि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध ये लड़ी। तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली ये पहली रानी के रूप में भी विख्यात हैं। और 1780 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो 1780 से लेकर के 1790 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन किया था यहाँ पर रामानाथ साम्राज्य में।
उसके बाद में इनकी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी गई, तो पहली रानी जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया वो वीर मंगई थी या रानी वेलु नाचियार थी, इसीलिए इनके बारे में दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2024 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन, वेटलैंड सिटी के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए थे, इनमें से कौन सा शहर उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए वेटलैंड जो है ये रामसर साइट की पहल है, और वेटलैंड या रामसर साइट के अंतर्गत जितने भी आपकी आर्द्र भूमियां होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो ईरान के रामसर शहर में ही 2 फरवरी को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि विश्व में जितनी आर्द्र भूमियां हैं उनको प्राकृतिक रूप से संरक्षण देना है। तब से लेके अब तक 2 फरवरी 1971 से लेके अब तक 2024 लास्ट तक भारत के टोटल 80 रामसर साइट, 80 स्थल जो है वो रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं, ये याद रखना। तो इनमें से वेटलैंड सिटी का प्रमाणन एक तो इंदौर को दिया गया है, भोपाल को दिया गया है, उदयपुर राजस्थान को दिया गया है, कटक उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो एमपी के 2 शहर भोपाल और इंदौर हैं, और राजस्थान का एक शहर है उदयपुर। तो इंदौर के जो वेटलैंड सिटी में जो साइट को शामिल किया गया है वो सिरमौर वेटलैंड आता है इंदौर में। इंदौर के पास में ही आपका यशवंत सागर पड़ता है, भोज वेटलैंड आपका मध्य प्रदेश के पास में, और उदयपुर में बहुत सारी वेटलैंड झीलें हैं, उदय सागर, फतेह सागर, ठीक है, इस तरीके की राजसमंद झील, ये जयसमंद झील, ये सारी झीलें उदयपुर में। तो उदयपुर को भी वेटलैंड सिटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इंदौर को भी, और इसके लिए 3 शहरों का नामांकित करके इंडिया ने भेजा था रामसर साइट में। तो इनमें से जो शामिल नहीं था वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आईआर का क्वेश्चन है, को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसे किस वर्ष एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है ये भारत और म्यांमार के साथ में एक समझौता हुआ था, भारत म्यांमार के साथ में समझौता हुआ था 2018 में, ठीक है, 2018 में। और इस समझौते के तहत दोनों देशों के जो नागरिक होंगे वो 16 किलोमीटर की परिधि में, यानी कि 16 किलोमीटर तक के एरिया में बिना वीजा के क्या कर सकते हैं, बिना वीजा के घूम सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम था भारत सरकार का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, जो 2018 में स्टार्ट की गई, लेकिन रिसेंट में इसको खत्म करने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो बस यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही है कि क्या थी ये, किस देश के साथ में, म्यांमार के साथ में, किस वर्ष, तो 2018 में। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो डी हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान से राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था। तो यूपी की बात की जा रही है, तो यूपी में जो सीएम है इस समय वो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, और इन्होंने अभी यूपी के किस जिले में फ्लोटिंग तैरता हुआ रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अभी मैं बता देता हूं आपको, महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, महाकुंभ मेला, और महाकुंभ मेला जो है वो यूपी के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहीं पर यमुना नदी पर, ये भी याद रखना कि किस नदी पर ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है आपका, यमुना नदी पर प्रयागराज में। तो जो आंसर होगा इसका ये डी हो जाएगा, और यहां से दर्शकों को लुभाने के लिए, नदी का आनंद, उसका अनुभव कराने के लिए तैरते हुए रेस्टोरेंट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में किया गया। उम्मीद करता हूं कि आज की इस पहली सीरीज में आपको मजा आया होगा, और इसी तरीके के और क्वेश्चन आपको डेली रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे।
तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।